जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने रजिस्टर्ड कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत आप सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एसएसटी पेपर 2 है। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, पिछली क्लास की एक क्वेश्चन है, माइक डिस्चार्ज हो जाने के कारण क्वेश्चन छूट गए थे। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन छोटे थे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। तो यह जो किस्म है सूती वस्त्र का है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, सूती वस्त्र का यह एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय क्या है। पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय क्या है। इसका संबंध होगा पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। विवृत खनन का, कूपकी खनन, आखनन या कूपक खनन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो वह आखनन विधि का प्रयोग किया जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, आखनन विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए आखनन विधि का प्रयोग किया जाता है। विवृत खनन की बात करते हैं कि इस विधि का प्रयोग उथले में स्थित खनिजों की खुदाई करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है पृथ्वी के उथले भाग में, पृथ्वी के उथले भाग में स्थित खनिजों की खुदाई करने में किया जाता है। और बात करते हैं कूपकी खनन। कूपकी खनन का प्रयोग जो है पृथ्वी की गहराई में स्थित खनिजों को खुदाई करने के लिए किया जाता है। यह जो है गहराई में स्थित है, पृथ्वी के गहराई में स्थित खनिजों को खुदाई करने के लिए किया जाता है। और बात करते हैं कूपक। कूपक विधि को पेट्रोलियम उत्पादों की खुदाई के लिए किया जाता है। कूपक विधि का प्रयोग पेट्रोलियम 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 उत्पादों की खुदाई करने के लिए कूपक विधि का प्रयोग करते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, आखनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र का, बृहत आकार का, लघु आकार का, संयुक्त क्षेत्र का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। टोकरी बुनाई या तो उदाहरण जो होगा लघु आकार का। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, लघु आकार का उदाहरण है। टोकरी बुनाई घरेलू उद्योग है। कैसा उद्योग है, घरेलू उद्योग है। घरेलू उद्योग है टोकरी बुनाई। और यह लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। बड़े या मध्यम पैमाने के उद्योगों की तुलना में इस प्रकार के उद्योग में पूंजी एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका बहुत कम होती है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, लघु आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। पूछा है वह कौन सा कथन है जो गलत है। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तो यह बात जो है गलत है, प्रश्न नहीं उठा सकते। यही ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन जो कह रहा है, तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह बात जो है सही है। और तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न कर सकते हैं। यह भी सही होगा, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है। तो यह भी जो है सही है। गलत एक ही ऑप्शन था, वह भी फर्स्ट है। फर्स्ट ऑप्शन जो है गलत होने के कारण करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है इतने क्वेश्चन थे पिछले क्लास के। अब करते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है आज का क्लास, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। महानदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर या कृष्णा नदी पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ से क्लास जो है शुरू हो रही है आज के
क्वेश्चन जो कह रहा है कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह बनाया गया है कावेरी नदी पर। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध बनाया गया है। कृष्णराज सागर कावेरी नदी पर 1924 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1924 में। 1924 में इस बांध का निर्माण हुआ था और यह मैसूर क्षेत्र में सिंचाई तथा पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। इसे बेंगलोर शहर में भी पीने के पानी की आपूर्ति होती है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, कावेरी नदी पर यह बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। पुत्री पुत्रियों पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों को, पत्नी पुत्र पुत्रियों तथा बहन बहनों को, पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को, पत्नी पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यह भी क्वेश्चन जो है सीटी के एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। यह प्रदान करता है पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार पत्नी पुत्र तथा पुत्री सभी को पिता की संपत्ति का बराबर का हिस्सा प्राप्त हो सकता है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यह क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया था और 2024 में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता मुहावरा दिया। सबसे पहले उन्होंने अपनी पुस्तक भारत की खोज में इस शब्द का प्रयोग किया था। इनकी एक पुस्तक थी भारत की खोज। पुस्तक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, भारत की खोज। भारत की खोज में इस शब्द का वर्णन किया था। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। सेकंड कथन कह रहा है जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन का वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। ए और बी दोनों गलत है। ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यह भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है, तो यह बात जो है गलत है। पहला कथन गलत होगा, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है, यह बात गलत है। सेकंड कथन कह रहा है जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन का वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है, तो यह बात जो है सही है। सेकंड कथन सही है, पहला गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है सूचना का अधिकार के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। सेकंड कथन कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर की किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। ए और बी दोनों गलत है। ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो है लंबा है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
क्वेश्चन कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम पर दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है सूचना का अधिकार के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। तो यह बात जो है गलत है, केवल शब्द लग जाने के कारण ही नेगेटिव टैगवर्ड है केवल, इस कारण जो है गलत है। दूसरा कथन कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है, तो यह भी जो है गलत होगा। दूसरा कथन भी गलत है, दोनों कथन गलत है, सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्ताना स्वप्न का नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? रुकैया सखावत हुसैन, पंडिता रामाबाई, मुमताज अली, राज सुंदरी देवी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? तो रुकैया सखावत हुसैन थी। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, रुकैया सखावत हुसैन। सुल्ताना का स्वप्न कहानी की लेखिका रुकैया सखावत हुसैन थी। नारीवादी लेखिका होने के कारण रुकैया 19वीं सदी की एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थी। कब की? 19वीं सदी की, 19वीं सदी की समाज सुधारक थी, समाज सुधारक थी। इन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया था। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, रुकैया सखावत हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी नामक पुस्तकें इनमें से किसने लिखी? ईवी रामास्वामी पेरियार, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा राव फूले, श्री नारायण गुरु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है ज्योतिबा राव फूले ने लिखी थी। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले ने गुलामगिरी लिखी। वे समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, वे जो है समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के यहाँ थे, महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे, समाज सुधारक थे। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, ज्योतिबा राव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। कोई भी अपने मामलों पर बिना किसी कानून डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता है। ऑप्शन सी है ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मान्य होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन लंबा है, इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है उच्च अदालत में अपील करना। अगर कोई यह मानता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उच्च अदालत में अपील कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है निर्वाचन प्रतिनिधि, देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करता है, लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है, इसका अभिप्राय है लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के अलावा
सिविल सेवक भी शामिल होते हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के अलावा सिविल सेवक भी शामिल होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, यह सुनिश्चित करता है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ विरोध से संबंधित है। यह गिरफ्तारी के बाद दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार दिलाता है और इसके अंतर्गत व्यक्ति को परामर्श लेने तथा अपनी इच्छा से वकील चुनने का अधिकार भी प्राप्त होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह जो है अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह जो है अनुच्छेद 23 से 24 में है। अनुच्छेद 23 से 24 में जो वर्णन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षण एवं संस्कृत संबंधी अधिकार जो है 28 से 30, अनुच्छेद 28 से अनुच्छेद 30 में वर्णन है शिक्षा का अधिकार। तो सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार जो है अनुच्छेद 22 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो वह प्रधानमंत्री होते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी पार्टी के नेता होते हैं और वह सदन के भी नेता होते हैं। प्रधानमंत्री सदन के भी नेता होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन है, यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। उपर्युक्त कथनों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। ए और बी कथन सही है, ए बी सी कथन सही है, बी और सी कथन सही है, ए और सी कथन सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़े, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप ए और बी और सी कथनों पर दिए गए हैं। तीनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, यह बात सही है, पहला कथन सही होगा। यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन है, यह भी सही है। दूसरा कथन भी सही है। यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है, यह भी कथन सही होगा। तीनों ही कथन सही हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, ए और बी सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? मनोविज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? तो वह सम्मिलित है अर्थशास्त्र से। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, अर्थशास्त्र। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन के
पाठ्य पुस्तकों में अर्थशास्त्र से संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित हैं। पाठ्य पुस्तकें दैनिक जीवन के राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं के बीच गहरा अंतर संबंध प्रदान करती है, जो आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव डालती है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है। यह तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है। यह वर्तमान का अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। यह स्रोत को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता को मूल्यांकित करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। यह वर्तमान का अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को अतीत और वर्तमान के साथ तुलना करने में समाज में प्रोत्साहित करना है। इसके लिए विभिन्न प्रभावी जैसे रणनीतियों का उपयोग किया जाता है, जैसे ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न पूछना। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कार्डों को चुनिए। शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सकें, जिससे वे उचित आदर्श का पता कर सकें। पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सकें। कक्षा को मनोरंजक एवं सजीव बना सकें। अवधारणाओं के सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित विकल्प कार्ड को चुनना है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में वृत्तांतों के प्रयोग से अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ा जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलकर फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।